तो अब सभी बच्चे हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। और अब हम डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैंने आप लोगों को समझाया था ट्रायल बैलेंस बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस का मतलब पता चल गया ना आप सभी बच्चों को, व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज़ अ स्टेटमेंट of all ledger balances. It is a summary sheet. It is prepared on a particular date. Trial balance is prepared to check the arithmetical accuracy. What is the meaning of arithmetical accuracy? कि यार हमारा डेबिट क्रेडिट का टोटलिंग गलत तो नहीं हुआ, कहीं बैलेंसिंग गलत तो नहीं हुआ। आप समझते हो बैलेंसिंग क्या होता है? बताओ सारे बच्चे। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है टोटलिंग और एक क्या होता है बैलेंसिंग। टोटलिंग का मतलब है जब आप दोनों तरफ का टोटल कर रहे होते हो, और बैलेंसिंग क्या होता है जब आप डेबिट में से क्रेडिट साइड घटा रहे हो या क्रेडिट साइड में से आप क्या घटा रहे हो, डेबिट साइड। तो जो डिफरेंस बचता है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, बैलेंसिंग। जवाब दो यार। तो ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, ट्रायल बैलेंस आपका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस के बारे में क्या करेगा, डिटेल शो करेगा, और जितने भी क्या रहेंगे लेजर अकाउंट्स रहेंगे। बोलो हाँ या ना। अब सर एक बात बताओ, प्रोसेस क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का। तो ट्रायल बैलेंस मेरे दोस्तों दो तरीके से बनेगा, सभी बच्चे ध्यान से समझना। एक तो रहता है भैया एक पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस से बना, एक तो हम कैसे बनाए मेरे दोस्तों, पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस से। अकाउंटिंग प्रोसेस में मतलब वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, मेजरमेंट, उसके बाद फिर क्या करें हम, रिकॉर्डिंग करें। उसकी रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होती है, जर्नल में। उसके बाद हम क्या करें, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कौन सी बुक में होती है, लेजर में। अरे बोलो यार, जितने भी आप लेजर बनाते हो, तो जितने भी आप लेजर में जब दुनिया भर के अकाउंट बनाओगे आप लोगों ने देखा हो लेजर बुक में क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग वी प्रिपेयर वेरियस अकाउंट। और जब हम अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट ही बचता है। क्या बचता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस कैरी डाउन। क्या होता है वो, बैलेंस कैरी डाउन। और फिर वो जो बैलेंस शीट रहता है ना मेरे दोस्तों, उस बैलेंस शीट वही क्या बनता है, बैलेंस शीट। अगर आपको याद हो, इधर देख लीजिए सारे बच्चे, जितने भी एसेट्स अकाउंट रहेंगे, एसेट्स का मोस्टली टाइम क्या होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगी, किससे, क्रेडिट साइड से। जैसे कि कैश की बात कर लेते हैं, तो कैश का डेबिट साइड का टोटल 5 लाख है और क्रेडिट साइड का टोटल 4 लाख है। तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बैलेंस 1 लाख रुपये का। और ये जो बैलेंस शीट है यही क्या बन जाएगा फिर मेरे दोस्तों, बैलेंस बीडी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैलेंस बीडी वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं हम, ट्रायल। अगर बैलेंस बीडी डेबिट साइड है तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। अगर बैलेंस बीडी क्या है, क्रेडिट साइड में, तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। एक तरीका तो ये रहता है। और दूसरा क्या रहता है बच्चों, ध्यान रखना, दूसरा रहता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या रहता है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फटाफट बताओ, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम लोग करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग सिंपल वो जो मॉडर्न अप्रोच है उसको लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, एसेट्स के बैलेंस क्या होंगे, डेबिट, एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होंगे, डेबिट, कैपिटल के बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये भी तो मॉडर्न लेजर से ही तो निकले हैं ये चीज़ भी। और लायबिलिटीज़ के बैलेंस भी क्या होंगे, क्रेडिट, रेवेन्यू के बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। समझ आया कुछ है, नहीं है? तो ये आने के बहुत कम चांस रहते हैं कि वो जर्नल मांगे और जर्नल से फिर क्या मांगे, लेजर मांगे, फिर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट आएगा तो सर हम बना भी देंगे। 5 मान लो 10 ट्रांजेक्शन दे दे तो 10 ट्रांजेक्शन में तो फटाफट 15 मिनट में काम हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी। सर एक बात बताइए, अकाउंट्स में हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट रहता है। फॉर्मेट क्या है बच्चों बताओ। अब ट्रायल बैलेंस का कैसा होता है फॉर्मेट दिखने में, बताओ। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ट्रायल बैलेंस कैसे में। टी शेप में बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कोई टी शेप में नहीं बनता, इधर देखेंगे। हाँ मतलब वैसे आप कह सकते हो। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हाँ बेटे, जब भी तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इधर देखना सारे बच्चे। तो ये हो जाएगा ट्रायल। नहीं आई बात समझ, ये जादू से आया है स्केल, इसके लिए जादू सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे नहीं बात बन पाएगी। तो सर बताइए, अब ट्रायल बैलेंस के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बताओ। पार्टिकुलर्स नहीं आता बेटा, इसमें क्या आता है मेरे दोस्त, इसमें आएगा नेम ऑफ अकाउंट। क्या आएगा इसमें, नेम ऑफ अकाउंट। और यहाँ पर आ जाएगा जो भी बैलेंसेस वगैरह हैं ये सब लिख देंगे। ठीक है बच्चों, जवाब दो यार। जी सर, नो प्रॉब्लम। अब हम कैसे लिखेंगे सर, हर चीज़ का अकाउंट्स में फॉर्मेट होता है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन ही अजीब सा लगता है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं होती है।
जब भी आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो आप उसके नीचे एज एट ज़रूर लिखोगे, जिस भी डेट पर आप बना रहे हो। यहाँ पर आप लोग लिखोगे सीरियल नंबर, यहाँ पर आप लिखोगे नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का जो नेम है, ठीक है। और उसके अलावा LF लिखते हैं हम, क्योंकि जो बैलेंसेज इसके अंदर आएंगे वो कहाँ से आएंगे, लेजर बुक से आएंगे। कहाँ से आएंगे, जर्नल से ट्रायल बैलेंस में नहीं पहुँचते, ध्यान रखना। वो बात अलग है, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आप सीधा जर्नल से भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। आप लेजर का बैलेंस सीधा निकाल लोगे, कभी सिखाऊंगा, अभी थोड़े और बड़े हो जाओ, सीधा जर्नल से लेजर का बैलेंस बिना अकाउंट बनाए भी कैसे बैलेंस निकाल सकते हैं वो कभी बताऊंगा। तो रुपीज़ डेबिट और रुपीज़ क्रेडिट, ठीक है। और ये ऐसे ही लिखना है, अपनी मर्जी से क्रेडिट आगे मत कर देना, डेबिट पीछे मत कर देना, ठीक है बच्चों, बोलो यार। तो सर अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, सिंपल, जितने भी हमारी एसेट्स होंगी, चाहे कोई भी एसेट्स हो, चाहे इधर देख लीजिए, याद करो कौन कौन सी एसेट्स हैं। लैंड, याद करते हैं, चलो देखते हैं कितना पढ़ा है हमने। लैंड, बिल्डिंग, जितनी भी एसेट्स आपको याद आए याद करो। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, डेटर्स, बहुत बढ़िया। और बताओ, परचेजेज एसेट नहीं होती है। BR हमारी एसेट्स है, बहुत ही बढ़िया। एक्रूड इनकम, कोई इनकम हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं है, ठीक है। बैंक में हमारा पैसा है लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो एसेट नहीं होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस आपने किस में पे कर रखे हैं, एडवांस में, तो एक्सेट्रा लग दो सर। अब इतने तो हम समझदार हैं, इतना तो आप हमारे पे भरोसा कर ही सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जितनी भी एसेट्स होंगी तो एसेट्स के कौन से बैलेंस मिलने वाले हैं, डेबिट बैलेंस। चलें बेटा आगे। इसके बाद हम चलते हैं, जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस, वो बात अलग है, इतने सिस्टमेटिकली नहीं मिलेंगे जितने सिस्टमेटिकली मैं समझा रहा हूँ। कोई एसेट मिलेगा, कोई एक्सपेंस, कोई क्या, मतलब उल्टा सीधे टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। अरे बोलो यार है। तो ये तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है। एक्सपेंसेस को रिकॉल कराओ और बताइए कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फटाफट बताओ। परचेजेस हमारा बिल्कुल एक्सपेंसेस है। रेंट है हमारा एक्सपेंसेस, सैलरी है, रेंट, सैलरी, वेजेस, रिकॉल करो अपने दिमाग से, पूछो और बताओ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और बताइए सर। हाँ BP, सुन लो इनसे, ये कह रहे हैं BP एक्सपेंस होते हैं, बताओ। BP बेटा लायबिलिटी होता है, वी हैव टू पे, बिल्स पेबल, हमारे सर पे कर्जा है। और सर एडवर्टीजमेंट का, सर आपके सेंटर में एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, जी सर। उसके अलावा सर आप क्या क्या पे करते हो बताओ। फोटो स्टेट के हमारे यहाँ पे खर्चे होते हैं, बोलो बच्चों। पानी, अभी आप लोगों ने पानी पिया तो वाटर के एक्सपेंसेस हैं। ये जो अभी हम मैच देख रहे थे तो ये वाईफाई फ्री में नहीं लगा हुआ था, बोलो हाँ या ना। तो ये सर जी वाईफाई के हर महीने क्या जाते हैं, पैसे जाते हैं या नहीं जाते, बताओ फटाफट सारे बच्चे। सर बिल्कुल जाते हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। ये सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। तो आप लोगों को भी अपना स्केल रखना चाहिए। हाँ बेटे तू स्केल लाया है, कैलकुलेटर, बहुत बढ़िया। चलो भी सर, जो CA वाले बच्चे हैं, फाउंडेशन वाले बच्चे, उनके लिए तो कैलकुलेटर वगैरह अलाउड है। बाकी 11th-12th वालों का कोई सीन नहीं है कैलकुलेटर का। चलो जी बच्चों, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई। BCom में आपके लिए भी अलाउड हो जाएगा, CA करोगे वहाँ भी अलाउड हो जाएगा। और उसके अलावा मुझे लगता है, देखो एक्सपेंसेस वो होता है जिसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, जिसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। आपने पैसे दिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, हो सकता है पेमेंट ना भी करी हो, बट बेनिफिट हैज़ बिन टेकन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और एसेट में ये डिफरेंस रहता है कि एसेट का भी बेनिफिट मिलना बाकी है, एसेट्स का बेनिफिट एक्सपायर नहीं हुआ। एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, वो चीज़ जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें बेनिफिट्स दे, जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक, जिसकी मनी वैल्यू है। लेकिन एक्सपेंसेस क्या होते हैं मेरे दोस्तों, खर्चे। एक्सपेंसेस का कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है, जो भी उसका बेनिफिट था वो हमने ले लिया। जैसे मैंने 1 महीने बिल्डिंग यूज़ कर ली है तो मुझे 1 महीने का रेंट देना पड़ेगा, समझ आई बात ये नहीं है। तो आपको एक्सपेंसेस और एसेट में कभी भी वो नहीं रखना, डाउट नहीं रखना। परचेज को हम एक्सपेंसेस इसलिए मानते हैं क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, और बाद में जब सेल होएगी ना तो सेल को हम पूरा रेवेन्यू मानेंगे। सेल को हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू। अब जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी, हम सामान खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए, वो स्टॉक नहीं है। परचेज में से जो सामान नहीं बिकता वो स्टॉक बनता है, स्टॉक हमारी एसेट बनती है, क्योंकि स्टॉक बैलेंस शीट डेट पर निकाला जाता है, फाइनल अकाउंट में स्टॉक अभी बिका नहीं है, स्टॉक हमारे हाथ में पड़ा हुआ। बट जो हमने सामान खरीदा है, हमारी इंटेंशन हमें पता है उसको आगे बेचने की है, तो परचेज सेल, क्योंकि परचेज आगे सेल का रूप बनेगी, इसलिए हम इसको क्या मानकर चलते हैं, एक्सपेंसेस मान के चलते हैं।
तो परचेज है, रेंट है, सैलरी है, वेजिस है, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट है, फोटो स्टेट है, एक्सेट्रा लगा दीजिए सर। सबसे बेस्ट तो ये रहता है जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे तो एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों, एक्सेट्रा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसेट्स हो गया है, एक्सपेंसेस हो गया है, और बताइए सारे बच्चे कैपिटल क्या है, और बच्चे बताओ कैपिटल। तो सर कैपिटल में तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल तो क्या होता है, ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल तो कैपिटल ही मिलेगी, ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं हम इसको, कैपिटल। और जब आप उसमें पढ़ोगे, आप शेयर वाले में चले जाओगे, जब आप क्लास 12th में आओगे तो वहाँ पर कौन सी कैपिटल आएगी, इसी वाली कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे हम, शेयर कैपिटल। बट कोई नहीं सर, हम तो समझ रहे हैं कैपिटल के बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। कैपिटल के बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट। क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, लायबिलिटी। और क्यों मानी जाती है लायबिलिटी, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। इस बात को आप ध्यान रखना। मुझे लगता है अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। स्टार्टिंग में अजीब सा लगता है यार, संजय सर कैसी बात कर रहे हैं, संजय क्लासेस अलग है और संजय सर अलग हैं। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है यार ये बंदा कुछ गलत पढ़ा रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। अभी जैसे भाई भी नया नया है तो उसको भी थोड़ा नहीं आ रहा समझ कुछ। कई बार कोई आर्ट्स वाले बच्चे, जैसे मैं समझा रहा हूँ, कोई आर्ट्स वाला सुन रहा है, वो सोचता है यार क्या बताया जा रहा है यार, संजय सर अलग हैं और संजय क्लासेस अलग हैं। बट बच्चों ध्यान रखना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर सेपरेट। बट जब लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करी जाएगी, किसकी बात करी जाएगी, लीगैलिटी, तो कल को मुझे ही जो संजय क्लासेस के डेट्स हैं दैट विल बी पेड बाय द ओनर। समझ में आया नहीं है? इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का सबसे बिगेस्ट नेगेटिव, क्योंकि इनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लिमिटेड। अच्छा, लायबिलिटीज़ का मतलब बताओ। लायबिलिटीज़ का मतलब कर्जा, द अमाउंट विच वी हैव टू पे, जो हमारे सर पे और जो हमने ऋण ले रखा है। तो लायबिलिटीज़ में बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। क्रेडिटर्स है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसे आप भी अपनी अच्छी सी कॉपी बनाया करो, नोट्स वोट्स अच्छे से बनाया करो। ये रजिस्टर आपको हमेशा संभाल के रखना है, ध्यान रखना। आप 11th-12th का रजिस्टर आपको हमेशा काम आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास वर्क कॉपी फेयर बनाओ, अच्छे से बनाओ। क्लास वर्क कॉपी हार्डली 2 ही कॉपी लगने वाली है आपकी। और आप जब अपने नोट्स पढ़ोगे ना, आप ऐसे रिकॉल कर लो, किताब से पढ़ने का मन भी नहीं करता। इतनी मोटी किताब रहती, देख के मन नहीं करता उसका। वही चीज़ हम, और क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी तैयारी करनी हमारे लिए ज़रूरी होती है। समझ आई बात ही नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा काम करो, बस आप होमवर्क कर लिया करो, फालतू की टेंशन मत लिया करो लाइफ में। रेटर्स हो गया, बीपी बेटा लायबिलिटी होती है। लोन हो गया, ध्यान रखना। जब कंपनी में जाओगे तो कंपनी में डिबेंचर्स वर्ड आएगा। कंपनी में क्या आएगा, डिबेंचर। डिबेंचर्स हमारे लिए लोन होते हैं। समझ में आया? कभी कंपनी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। उसके अलावा क्रेडिटर्स, बीपी, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ध्यान रखना बच्चों। अब कुछ बच्चे यहाँ एक्सपेंसेस को पकड़ ले, भाई वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो हमें पे करना है, हमारे सर पे क्या है, कर्जा है। तो इसलिए बच्चे, उसके अलावा कुछ भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। अब खाली बैंक पे मत जाना कि बैंक सर जी हमारे लिए एसेट थी। नहीं बेटा, बैंक तो एसेट है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन अब बैंक के साथ आगे कुछ लग गया ना। क्या लग गया, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट लगने का मतलब तो क्या है जी, हमारे सर पे क्या है, कर्जा हो गया। हमने बैंक से क्या ले लिया है, लोन ले लिया है। अरे बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट सारे बच्चे। जी सर, बिल्कुल सर, क्लियर हो गई ये बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बात या नहीं है? इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सर और बताइए, और सर इसके हमारे पास और क्या आ सकता है। पहले जो नॉर्मल चीज़ें हम नॉर्मल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि सर स्पेशल आइटम में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों? तो एसेट्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कैपिटल हो गई, लायबिलिटीज़ हो गई, एंड कुछ आइटम्स हैं हमारे पास रिवेन्यूज़। क्या है मेरे दोस्तों, रिवेन्यूज़। तो रिवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो रिवेन्यू ज़्यादा कुछ होते नहीं है। रिवेन्यू का मतलब है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के जो मुझे टोटल पैसा मिलना है उसको हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू। अब रिवेन्यू का एग्जांपल के तौर पर लाइक सेल सबसे बढ़िया रिवेन्यू का एग्जांपल है। रिवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट रहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों? रेंट रिसीव्ड या फिर कम फीस रिसीव्ड, संजय क्लासेस को जो आप लोगों से फीस मिलती है वो हमारे लिए रिवेन्यू। कुछ कमीशंस वगैरह आप यू कैन से, रिवेन्यू और इनकम दोनों के एक साथ ही ले लो। आप एक काम करो, रिवेन्यू एज वेल एज इनकम। इनकम क्या है, कमीशन रिसीव्ड, हमें कहीं से कमीशन मिल रही है। बोलो बच्चों बताओ, कहीं से हमें रेंट मिल रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। सर आपको इंटरेस्ट मिलता है? कभी कभार मिल गया, थोड़ा बहुत बैंक से इंटरेस्ट मिल गया। तो ये कमीशंस तो कभी नहीं मिलते। रेंट भी हमारा तो कुछ काम धंधा ऐसा नहीं, बट डिपेंड करता है। समझ में आई बात या नहीं?
जवाब दो बच्चों। जैसे अब हमारा बड़े वाला हॉल है, उधर वाला कोई मेरे पास एनजीओ आती है कि सर आपका एक दिन के लिए ये करना है, थोड़ा कुछ मीटिंग्स करनी है इस एरिया में, हमारे एनजीओ दो, आपको सर हम चार्जेस पे कर रहे हैं, सर ले लो 1000 रुपये लगेंगे। तो मैंने मान लो उन्हें रेंट पे दे दिया। समझ में आई बातें? नहीं तो ये अब कुछ स्पेशल आइटम है उनको समझ लेते हैं, सो दैट कि आपकी कोई भी गलती का स्कोप ना रहे। देयर आर सर्टेन स्पेशल आइटम्स विच वी हैव टू कंसिडर। लाइक कौन कौन से स्पेशल आइटम्स हैं अगर हम देखते हैं तो स्पेशल आइटम की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि परचेज रिटर्न है, जैसे कि क्या है परचेज रिटर्न, तो परचेज के बैलेंस क्या होते हैं डेबिट, तो परचेज रिटर्न के बैलेंस क्या होंगे क्रेडिट। उल्टा होगा सेल्स रिटर्न, क्या है सेल, तो सेल्स रिटर्न के बैलेंस क्या होंगे डेबिट। ठीक है बच्चों बताओ। और उसके अलावा बी आर तो वैसे मैंने बताया दिया इसमें क्या ही स्पेशल है। बी आर तो एसेट है, एसेट से तो क्या हो जाएगी डेबिट, बोलो बच्चों बताओ। और बी पी क्या है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज़ क्या है क्रेडिट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और बताओ सर इसके अलावा और क्या लगता है। स्टॉक के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं। किसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं, स्टॉक। अब बताओ स्टॉक के रिगार्डिंग क्या लग रहा है आप लोगों को। स्टॉक तो रिवेन्यू भी नहीं है। देखो ओपनिंग स्टॉक रहता है, ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड में आता है ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो पिछले साल हमारा नहीं बिक पाया था। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो मेरे दोस्तों इस साल का क्या बन गया है, ओपनिंग स्टॉक। बस सीधी सी बात ही है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट रहती है क्योंकि उस पर हमारा अधिकार है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। क्लोजिंग स्टॉक ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक मोस्टली टाइम कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट में, बट कभी कभार ट्रायल बैलेंस में भी आ सकता है इफ़ इट इज़ एडजस्टेड इन परचेजेस। अगर हमने इसको क्या कर दिया है, और बातें नहीं इधर देखो, इफ़ इट इज़ एडजस्टेड इन परचेजेस, तो ये जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। एक्चुअली एक एडजस्टेड परचेज नाम की चीज़ होती है। एडजस्टेड परचेज क्या होता है ये इधर देख लीजिए। एडजस्टेड परचेज होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और नेट परचेज क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेज क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अब या तो एडजस्टेड परचेज दिखाओ, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो आप ये समझो एडजस्टेड परचेज एक पोर्टली है। एडजस्टेड परचेज एक थैला है। एक थैला किसका थैला है, जिसमें 3-4 चीज़ों की एडजस्टमेंट हुई है। 3-4 चीज़ें क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक और परचेज और परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। इधर देखो, अगर मान लो एडजस्टेड परचेज नहीं होता तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक आप कहाँ दिखाते हो, फटाफट बताओ। डेबिट साइड, हाँ है ना। परचेजेस कहाँ दिखाते हो बताओ सारे बच्चे, परचेज डेबिट साइड। और परचेज रिटर्न कहाँ दिखाते हो, ऐसे ही तो चलता है, हाँ है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चलता है, उसका सिंपल सा रीज़न ये। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं इन तीनों आइटम का, अब अगर लॉजिकली देखो ध्यान से समझना, अगर परचेजेज 1 लाख की है, परचेज रिटर्न 20,000 की है, तो लॉजिकली अगर आप देखो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या जा रहा है, डेबिट साइड जा रहा है 80,000 रुपये, हाँ है ना। थोड़ा सा एनालिसिस भी करो, थोड़ा रीडिंग करना स्टार्ट करो। सर ऐसा क्यों, अबे भाई परचेज डेबिट है, दोनों की नेचर तो क्या है, सेम है ना। अब परचेज में से तो परचेज रिटर्न बनी है, बोलो। तो अब मैं अगर जब मैं फाइनल अकाउंट बनाना आपको सिखाऊंगा तो फाइनल अकाउंट में आपको पता चलेगा कि ये जो परचेज रिटर्न है ये परचेज में से माइनस होती है। परचेज में से ये क्या होती है मेरे दोस्तों, माइनस होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास ओपनिंग स्टॉक पर, ठीक है इसको छोड़ो, परचेजेस 1 लाख, परचेज रिटर्न 20,000 की। अब मैं अलग अलग दिखाऊंगा तो ये तरीका है, अलग अलग दिखाऊंगा तो ये। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें एंड में पता चलता है, इसलिए हम उसको दिखाते नहीं, लेकिन अब हमने एक आइटम बनाया एडजस्टेड परचेज। कौन सा आइटम बनाया, और एडजस्टेड परचेज एक कॉम्बो बना दिया। क्या बना दिया, कॉम्बो। उसमें बोला कि भैया इसका भी ट्रीटमेंट कर लो, इसका भी ट्रीटमेंट कर लो, इसका भी ट्रीटमेंट कर लो। जवाब दो इधर बेटा। अब थोड़ा सा इधर देख लो। जैसे कि मैं बोलूँ ओपनिंग स्टॉक 4 लाख का है, बताओ फटाफट बताओ सारे बच्चे। तो अल्टीमेट ट्रायल बैलेंस में डेबिट कितना गया, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख। 5 लाख में से 20,000 माइनस कर दो तो कितना गया, 4,80,000। अब यहाँ ध्यान से समझ लो। तो आपका एक ही क्वेश्चन है, एडजस्टेड परचेज में क्या होता है
कि भैया हम सबका ना एक कॉम्बो बना रहे हैं, और कॉम्बो क्या है, ओपनिंग स्टॉक भी ले लो प्लस में नेट परचेजेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। अब इधर देखो आप सारे बच्चे, तो क्या है 4 लाख इन्होंने ले लिया, अरे बोलो भाई, प्लस में परचेज ले लिया 1 लाख, माइनस का 20,000। तो अल्टीमेट बताओ एक ही आइटम के अंदर ये 5,80,000 आ गया या नहीं आ गया जो आपका चल रहा था? बोलो। पहले मैंने 5,80,000 कैसे दिखाया, ओपनिंग स्टॉक करके दिखाया, फिर क्या 4 लाख रुपए दिखाए, फिर परचेज करके दिखाए 1 लाख, 20,000 रुपये नेगेटिव में गए। तो पहले इन 3 आइटम में, 3 आइटम का जो क्रक्स है, 3 आइटम का जो, इधर देख लो, 3 आइटम का जो क्रक्स है वो क्या था, 4,80,000 डेबिट आ रहा था, हाँ या ना? नहीं आ रहा तुम्हारी समझ? अब तीनों आइटम का एक ही आइटम बना दिया, तीनों आइटम का क्या करा, एक ही आइटम क्या बना दिया, एडजस्टेड। तो मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर एडजस्टेड परचेज गिवन होगा ना क्वेश्चन में, फिर ना तो ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रायल बैलेंस में, हैं, ये नहीं जाएंगी ना, क्योंकि वो मिल गया ना, क्योंकि वो सब इसमें मिल गया। देखो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ आपके लिए, इधर देखो मेरी तरफ, अभी हम चाय बना रहे हैं, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, अभी मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, इधर देख लो सारे बच्चे, तो हमने चाय चढ़ाई, तो क्या है, अभी ना एक डब्बा है, एक डब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है, चीनी, 3 डब्बे हैं, चीनी और क्या बोलते हैं चाय पत्ती, अदरक या इलायची, जो भी कुछ है वो सब अलग अलग रखा हुआ है, हो गया। इधर देखो दूध, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इधर देखो प्लीज़ मेरी तरफ देखो, ये तो हो गया अलग अलग वाला, तो सर अलग अलग, अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, चाय बन के आ रही है। लेकिन मैंने कहा यार बार बार टाइम वेस्ट होता है, चीनी निकालो, चाय पत्ती, अदरक पदरक सब, मैंने क्या करा, एक ही डब्बे में चीनी, चाय पत्ती और अदरक भी घोट के बनाया। इधर देख लो, बात आ रही समझ, नहीं आ रही, नहीं आई बात तुम्हारी समझ? अब अरे इधर देख लो तुम कॉन्सेप्ट, अब अपने कॉमन सेंस लगाओ। पहले वाले तरीके में आप चाय बनाओगे, अल्टीमेट चाय बनने वाली है, पहले वाले तरीके में क्या करोगे, चीनी अलग से डालो, चाय पत्ती अलग से डालो, अदरक अलग से डालो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या दूसरे वाले डब्बे में ऐसा ऑप्शन है? दूसरे में तो एक ही डब्बे के अंदर क्या आ गई, चीनी भी, चाय पत्ती भी और अदरक, आई बात समझ? तो ये 2 तरीके हैं, एक में अलग अलग दिखा दिया, अलग अलग क्या दिखाया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, और दूसरे में क्या है जी, हम तो इन तीनों का एक पैकेज एक ही डब्बे में बना रहे हैं, और उस डब्बे का क्या नाम रख दिया, एडजस्टेड परचेज। बस ध्यान रखना, एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो जब कभी एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा तो देखो अब क्या ट्रीटमेंट होगा, सारे बच्चे यहाँ ध्यान से समझेंगे। अगर एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में गिवन है तो वैसे ही मैं समझाता नहीं हूँ, बट मैं ट्रायल बैलेंस पूरा ही पैक कर रहा हूँ, तो फिर भैया ख़त्म ही कर देते हैं। अब ये थोड़ी है कि जो तुम्हें आता है वही, तो कभी भी ऐसा मत सोचना है हमें पहले से आता है, जिस दिन तुम सोचोगे उस दिन पता चलेगा इसमें तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ था। इधर देखो, तो यहाँ पर अगर मैं नोट बनवाऊँ तो नोट बड़ा सिंपल है, इफ़ एडजस्टेड परचेजेस, इधर देख लीजिए बच्चों, इज़ गिवन इन क्वेश्चन, अगर एडजस्टेड परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है देन इट विल बी शोन ऑन, इधर देख लीजिए, इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एंड ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड, हाँ बस, विल नॉट बी शोन। समझ में आई बात या नहीं है? अब इसको करके दिखाता हूँ तो आपको और थोड़ा अच्छे से, ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे, टेंशन मत लो। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, आपको मैं नंबर दे दूंगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, कलरफुल नोट्स रहेंगे, नोट्स बनाओ। खाली वीडियो देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, वीडियो एक बार देखो, 10 बार वीडियो देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो बहुत बड़ी मूर्खता होती है कि हम एक ही वीडियो को बार बार हाँ कभी कभार टाइम गैप ज़्यादा हो गया वो एक बात अलग है, लेकिन आप कोशिश करो एक बार वीडियो देख ली और मेरे पास नोट्स रहें तो मैं अगली बार उन्हीं नोट्स से रिवाइज़ करूं। कई बार हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है या हम बहुत दिनों बाद रिवीजन कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो अब यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगा, प्लीज़ देखो सारे बच्चे इधर, तो क्या ट्रीटमेंट होगा मेरे दोस्तों, एडजस्टेड जो परचेजेस है वो कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड, हाँ या ना? क्या ओपनिंग स्टॉक आएगा? नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक नो, तो ये नहीं आएगा, इसको लिख के काट दिया मैंने। क्या
क्या परचेजेज आएगा? नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना। क्या ओपनिंग स्टॉक पर क्या परचेज रिटर्न आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बताओ सारे बच्चे? क्योंकि सर जी ऑलरेडी इनकार्ड। क्या क्लोजिंग स्टॉक आएगा? यस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पहले नहीं आता था, अब आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसका लॉजिक तुम थोड़े बड़े हो जाओ तब समझाएंगे। एक और आइटम रहता है COGS का, उसको चलो बाद में बता दूंगा, ठीक है, वरना जो बच्चे समझदार है जिन्हें आता है वो देख लो। एक COGS का आइटम है। COGS का क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे इसको फाइनल अकाउंट में हम एक्सप्लेन करेंगे। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला नहीं है ये, बट यहाँ के लिए आप कह सकते हो। तो ये बहुत आसान है। जो सामान हमारा बिका उसकी लागत, तो एक ओपनिंग स्टॉक होती है, इधर देख लीजिए, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों वाली चीज़ है वैसे ही बताऊँ तो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जो सामान हमारा कस्टमर को बिक गया उसकी क्या लागत है? द गुड्स विच हैज बीन सोल्ड टू द कस्टमर, कॉस्ट वैल्यू। तो सिंपल है, ये सामान शुरुआत में था हमारा, इतने का और ख़रीदा, इतने डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं विच कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, विच कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो माल बनने से पहले के खर्चे होते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, वेजेस, कैरीज इनवार्ड, माल बनने से पहले, फ्यूल, समझ आया नहीं? लेबर, जो लेबर काम कर रहा है। अब आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या क्या आ गया बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या एडजस्ट हो गया? ओपनिंग स्टॉक भी एडजस्ट हो गया। बोलो यार, ये आइटम है, क्या क्या एडजस्ट हो गया? ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया। नेट परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अरे बोलो यार, अगर मैं कभी भी नेट परचेज बोलूँ तो नेट परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज माइनस परचेज। तो एक डब्बा बनाया हमने, मान लीजिए ये डब्बा बनाया, इसको नाम दिया COGS का। इधर देख लो, अभी COGS में क्या क्या एडजस्ट हो चुका है? ओपनिंग स्टॉक, और क्या एडजस्ट हो गया है? नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब परचेज और परचेज रिटर्न। एक आइटम और एडजस्ट हो गया, एडजस्टेड परचेज की तरह एक आइटम एक्स्ट्रा एडजस्ट हो गया, और वो क्या एडजस्ट हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या हो गया? तो यानी कि आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में COGS गिवन है। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है? COGS। तो नोट ये बनेगा, क्या नोट बनेगा? इफ COGS इज गिवन इन क्वेश्चन, तो खुद ही बना लो अब इसको, बताओ। देन बताओ क्या होगा? COGS को शो कर देंगे क्योंकि कॉस्ट है, देन इट विल बी शोन, इसको हम शो कर देंगे, या इट विल बी शोन इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड? डेबिट साइड शो करेंगे। बट बताओ, फॉलोइंग विल नॉट बी शो, फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शो। लेकिन ये वाले आइटम शो नहीं करेंगे। बताओ कौन कौन से आइटम शो नहीं करेंगे? ओपनिंग स्टॉक, बोलो हाँ या ना। सिंपल कॉमन सेंस, क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि वो पहले से किस में आ चुका है? COGS। परचेज भी नहीं शो करेंगे, हाँ या ना? क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि वो परचेज रिटर्न भी नहीं शो करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये नहीं शो। और डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं शो करेंगे। क्या नहीं शो करेंगे हम? अभी डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है ज़्यादातर हम फाइनल अकाउंट में समझेंगे, बट फिर भी मैंने बता दिया, वो खर्चे विच कैन बी included या which can be charged to the cost of product, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या किए जा सकते हैं? चार्ज किए जा सकते हैं। समझ में आया? माल बनने से पहले के खर्चे, ये ध्यान रखना। कौन से खर्चे? माल बनने से पहले के। समझ में आई बात नहीं? जैसे कि फ्यूल हो गया, ठीक है बच्चों, बताओ, फ्यूल हो गया। परचेज भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ध्यान रखना। परचेजेज हो गया है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया है, लेबर है, वेजिस आप पे कर रहे हो, कैरीज इनवार्ड है। क्या है मेरे दोस्तों? कैरीज इनवार्ड। ये सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। समझ में आई बात? आया ना? कैरीज इनवार्ड हो गया है, फ्यूल हो गया, मशीन में जो फ्यूल लगता है, और परचेजेज, ऑक्ट्राई ड्यूटी हो, इंपोर्ट चार्जेस, मतलब जो हम सामान खरीद रहे हैं, कैरीज इनवार्ड वगैरह बोल सकते हो, ऑक्ट्राई ड्यूटीज़ वगैरह, डॉक चार्जेस वगैरह बोल सकते हो। आप समुद्री जहाज से सामान वगैरह मंगा रहे हो, पोर्ट पे क्लियर करा रहे हो, ये सब क्या बन जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बस सीधी सी बात। सर क्लोजिंग स्टॉक आएगा? यस, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। इफ COGS is given then it will be shown in the trial balance, but following item will
नॉट बी शोन इन ट्रायल बैलेंस, ये नहीं शो करा जाएगा, ये नहीं शो करा जाएगा, बट एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी, समझ पाया, क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन। क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, इन ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गई बातें नहीं? तो बच्चों ट्रायल बैलेंस आपका टैली होना चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। ट्रायल बैलेंस बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये भी आ जाता है पेपर में। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? तो सीधी सी बात है, टू एसर्टेन दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये मैंने आप लोगों को बताया। हाउ द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्यों बना रहे हैं हम, क्या उद्देश्य है ट्रायल बैलेंस बनाने के। तो फर्स्ट क्या है, आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना कि जमा घटा वगैरह सब कुछ सही है या नहीं है, क्योंकि लेजर में अगर आपने कोई मिस्टेक करी होगी तो ट्रायल बैलेंस के टाइम पकड़ में आ जाएगी, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही आपको फाइनल अकाउंट बनाना होगा। तो प्लीज़ ट्रायल बैलेंस को अच्छे से इंटरप्रेट कर लेना। ट्रायल बैलेंस बेस रहेगा, ट्रायल बैलेंस को क्लोज करेंगे हम। किसके लिए क्लोज करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो इसलिए मैंने आपको इससे समझाया। तो अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है, टू हेल्प या प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट मैंने आप लोगों को समझाया, व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, बोलो यार, और क्या आएगा, P&L आएगा, और क्या आएगी, बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट बनाना बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनल अकाउंट नहीं बन पाएगा। अरे जवाब दो यार। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ईच अकाउंट। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ईच अकाउंट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर, ये तो पहले ही बता दिया मैंने आप लोगों को। ट्रायल बैलेंस हमें एरर को बताने में क्या करेगा मेरे दोस्तों, हेल्प करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, बस लिमिटेशन क्या है, ट्रायल बैलेंस कभी भी एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं बता पाएगा। तुम्हारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अभी नहीं हुआ है तो समझ में नहीं आएगा, कंपनसेटिंग एरर नहीं बता पाएगा। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कॉन्सेप्चुअली एरर कर दी। आपने रेंट पे करा था या फिर आपने गुड्स परचेज करे, गुड्स के बदले आपने एसेट को डेबिट कर दिया, तो डेबिट तो मिल गया ना भाई। परचेज की जगह मशीनरी को डेबिट कर दिया तो भी अल्टीमेट क्या हो गया, डेबिट तो मिल गया। डेबिट जितना मिलना था जर्नल में उतना आ गया, तो ट्रायल बैलेंस तो क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। कैश की जगह आपने बैंक को डेबिट कर दिया तो डेबिट होना था कैश, कैश की जगह किसको डेबिट कर दिया, बैंक को, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो एरर, हाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्चुअली गलत चल रहे हो आप। क्या कर रहे हो? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे कॉन्सेप्चुअली गलत करके भी फिर भी ठीक कर देते हैं। रूल कोई लगा लेंगे, डेबिट में ले आएंगे उसको। जैसे मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी डेबिट हो रही है, डेबिट द रिसीवर, ओ सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, बोलो हाँ है ना। लेकिन बच्चा कह रहा है डेबिट द रिसीवर, लेकिन डेबिट मार दे रहा है। दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब मशीनरी की जगह परचेज को डेबिट कर रहा है, परचेज की जगह किसको डेबिट कर रहा है, मशीनरी को। तो कई बार मेरे दोस्तों ध्यान रखना आप सभी बच्चे, एरर ऑफ प्रिंसिपल से तो कभी भी ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल को तो ट्रायल बैलेंस कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया? जब आपका रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर आएगा तब समझ में आएगा। कंपनसेटिंग एरर, अब मुझे यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी तो इस वाले टॉपिक को मैं कभी बाद में बता दूंगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस दिए हैं अब आप इसकी ट्राई कर लेना। कर लोगे सारे बच्चे? बोलो। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 14.14 पर है, और आप लोग जो भी देख रहे हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। बताइए, आप मुझे बताते रहो फटाफट। फर्नीचर, जल्दी से बताओ। फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएगा? ये हम रफ फॉर्मेट बना रहे हैं तो फर्नीचर के बैलेंस क्या होंगे, बोलो फटाफट सारे बच्चे। फर्नीचर डेबिट। और बताइए प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट इज़ प्लांट एंड मशीनरी? एसेट है, डेबिट। और बताओ क्या है? डिस्काउंट अलाउड। अच्छा आइटम आ गया, डिस्काउंट अलाउड। सुन लो इसकी बात, ये देखो भाई साहब कह रहे हैं एसेट है। किसने सिखाया तेरे को डिस्काउंट अलाउड एसेट? डिस्काउंट भी हमने अलाउ किया ना। हाँ तो अलाउ किया तो डिस्काउंट दिया है ना हमने किसी को, तो देना तो खर्चा है ना बेटा। अच्छा, एसेट और एक्सपेंसेस में दिन रात का डिफरेंस है, दिस इज एक्सपेंस। ठीक है बेटे। फोर्थ, सैलरी, तो ये यहीं पे हो गई थी। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल। डेबिट तो एसेट भी जा रही है, हाँ या ना। और लेकिन क्या यार, डेबिट कर तो ट्रायल बैलेंस ऐसे गलती नहीं पकड़ पाता है, हाँ या ना। हर चीज़ की कुछ लिमिटेशन होती है ना बच्चों, ऐसी बात थोड़ी है। अब जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसकी लिमिटेशन बता देता हूँ।
वैसे सब कुछ बेस्ट है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, लेकिन पोज का सिस्टम नहीं है इसमें। अब मान लो कोई फ़ोन आ जाए या कुछ इमरजेंसी है, मुझे क्लास को रोकना है, तो जो इनका सॉफ्टवेयर, या तो मुझे पता नहीं हुआ, लेकिन अभी तक पोज का नहीं इसमें पता चल रहा है। बात आई समझ या नहीं? तो दैट इज़ अ बिगेस्ट लिमिटेशन। चलो सर, आप सर हर चीज़ को बस कैसे ना कैसे कनेक्ट कर देते हो, बात खत्म। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस। अरे हाँ या ना? डेबिट बैलेंस। फिफ्थ क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ जी, लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ के बैलेंस क्रेडिट। उसके अलावा बताओ मेरे दोस्तों, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स के बैलेंस डेबिट। उसके अलावा क्या है? क्रेडिटर्स। व्हाट इज क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटीज़, बैलेंस क्रेडिट। आई बात समझ? डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? हमारी एसेट्स। तो डायरेक्ट मेथड है बच्चों, बड़ा सिंपल, मज़ा आएगा आपको करने में, आसान सा चैप्टर भी है। कैरीज आउटवर्ड। एक्सपेंसेस है, माल बन के तैयार है, टेम्पो वाले को पैसे दिए, वहाँ पहुँचा दियो, हमारा खर्चा है, डेबिट। इनवार्ड होता है, हम सामान खरीद के ला रहे हैं। इनवार्ड होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि माल बनने से पहले का खर्चा है। अरे बोलो। और माल बन के तैयार हो चुका है, फिर सेल्स कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ, दोनों में डेबिट होगा। बस जब मैं आपको फाइनल अकाउंट समझाऊंगा ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं ले जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं कहाँ ले जाऊंगा? P&L में। आपको पता भी नहीं चल रहा है, मैं ना आपकी नींव रख रहा हूँ फाइनल अकाउंट की, धीरे धीरे, जिससे कि जब मैं आपको फाइनल अकाउंट समझाऊँ तो आपके माइंड पे वजन ना पड़े। अरे बोलो भाई। तो अगली बार मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो आप मुझे एक जवाब दे देना कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, विच कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप देखो ध्यान से, जैसे ये पेन बना है, तो ये पेन 10 रुपये का मिल रहा है, आपको पता है इसके अंदर मेन खर्चे चार्ज करेंगे। ले जो मटेरियल है वो, इसके अंदर रिफिल है, या जिस लेबर ने काम करा है, जिस फैक्ट्री में हुआ है, उसका रेंट। आई बात समझ? अब मान लो ये रिनोल्ड्स का पेन है, इसकी एडवर्टीज में सचिन तेंदुलकर दे रहा है, बोलो हाँ या ना? या अमिताभ बच्चन ऐड दे रहा है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन ने तो करोड़ों रुपए लिए होंगे ऐड लेने। अब बताओ क्या एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी इसमें डाल देंगे? अगर इसमें डाल देंगे तो ये पेन 10 रुपये का थोड़ी मिलेगा, 100 रुपये का। आई बात समझ? तो वो खर्चे जो हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। और बाकी सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। चलो, सेल्स डायरेक्ट कुछ ही होते हैं, मैंने आपको बताया, सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट। उसके अलावा क्या है मेरे दोस्तों? परचेजेस। तो एक्सपेंस है, बताओ कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। कहाँ जाने वाला है? ट्रेडिंग में। अब से आपको ये भी सोचना है कि एक्सपेंस आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कैसे सोचोगे? माल बनने से पहले। डायरेक्ट बस 5-6 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। और जब समझ में ना आए तो समझ लेना वो इनडायरेक्ट है। अरे बोलो यार, दिमाग खराब करते रहते हो। डिस्काउंट रिसीव्ड, बताइए व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव्ड? इनकम, रेवेन्यू है भाई, इनकम है हमारी। डिस्काउंट मिला है, हमने सप्लायर से ज़्यादा सामान खरीदा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, वी हैड रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो ये भी हमारी इनकम हो गई। बोलो मेरे दोस्तों। उसके अलावा क्या है बताओ? इंटरेस्ट पेड, वी हैड पेड द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पेड करना हमारा एक्सपेंस है। और बैड डेट्स, व्हाट इज बैड डेट्स? बैड डेट्स क्या होता है? हमारा लॉस है। और लॉस भी डर। अच्छा, तो यहाँ से याद आ गया, देखो बहुत ही बढ़िया, एक पॉइंट से यहाँ आया तो वो रह गया। वैसे एक्सपेंसेस के अंदर ही लॉस भी इंक्लूड होता है, ध्यान रखना बच्चों। तो एक्सपेंसेस यहीं पे कर देता हूँ, इंक्लूडिंग लॉसेस, इंक्लूडिंग लॉसेस। जैसे कोई बैड डेट्स हो गया, हाँ बेटा रिकवर तो इनकम बिल्कुल। लॉस बाय फायर है, कोई क्या है मेरे दोस्तों? लॉस बाय। तो क्वेश्चंस इसलिए करे जाते हैं कि हम सिचुएशंस को अप्लाई करें। तो क्लास बहुत ही बढ़िया हुई, ज़बरदस्त, मज़ा आया, और नोट्स भी हमारे अच्छे से बने, कलरफुल नोट्स, 1 नंबर। ठीक है बच्चों, बाकी इंडिया हार गई, ये अच्छी बात नहीं है लेकिन आप लोगों को क्या क्या करना है, तो प्लीज़ इसके सारी इलस्ट्रेशंस ट्राई कर लेना, और अगली क्लास में चेक करूँगा। आप इस चैप्टर के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा गेम कॉन्सेप्ट का है, अब बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, जो भी बच्चे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 9716980980 मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप के थ्रू ये नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।